ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज द स्ट्रेसेस इन प्रेशर वेसल्स। वैसे तो हम बहुत सारी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक बहुत फंडामेंटल एप्लीकेशन होती है, जो प्रेशर वेसल के अंदर जो स्ट्रेसेस होती हैं उसकी बॉडी के अंदर, उसको हम जो है वो आज स्टडी करेंगे। इसके अलावा आप इसको बीम्स पे भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंट तरह के लोड्स होते हैं। प्रेशर वेसल का सारों को पता है कि प्रेशर वेसल बेसिकली एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। जनरली अगर मैं इसकी टू डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपके जेहन में जो सबसे पहली बात आएगी वो आएगी, जो आपने गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर देखे होंगे। तो गाड़ी के सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रेशर वेसल। और आपको पता है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, जो नॉर्मली आप गैस डलवाते हैं, वो अप टू 220 बार्स होता है। ठीक है। सो ये आपको जो है वो सारों को पता है। और ये जो है, इसके दो पार्ट्स होते हैं जनरली। अगर आप इसको गौर से देखें इस वेसल को, इस वेसल में एक इसका स्फेरिकल कैप होती है जो दोनों एंड्स पे होती है, और दरमियान में एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। सो वी हैव स्फेरिकल कैप जो कि दोनों एंड्स पे होती है, और साइड पे हमारे पास मिड के अंदर, इसके अंदर सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और हमें पता है कि चूंकि इस प्रेशर वेसल के अंदर गैस होती है, सो इट्स एक्सर्ट्स प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये तो आपको टू डायमेंशनल में दिखा रहा हूँ, इसके इनवर्ड भी, आउटवर्ड भी, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये देखें, इसमें प्रेशर होता है। और प्रेशर की वजह से, चूंकि प्रेशर इसके अंदर गैस फिल्ड होती है या कोई अपने फ्लूइड फिल होता है, इसकी वजह से ये प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल्स के ऊपर। और उसकी जो कोशिश होती है, जो गैस की कोशिश होती है, वो ये होती है कि सिलेंडर को बर्स्ट कर दे, फाड़ दे। लेकिन आपकी कोशिश बीइंग अ डिजाइनर ये होती है कि जो प्रेशर एग्जर्ट करिए बॉडी को, वो इसकी बॉडी बर्दाश्त करे। ठीक है, यानी कि जो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप हुई हैं वो लिमिट्स के अंदर हो। सो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि इसमें कितनी तरह की स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं प्रैक्टिकली प्रेशर वेसल के अंदर। और फिर उसको जो है, हम जब उसको डिज़ाइन कर रहे हो प्रेशर वेसल को, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं फेलियर के साथ। ठीक है। सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्ट्रेसेस इन प्रेशर वेसल्स। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, दैट इज द थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स। थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स। और थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स की जो एक निशानी है वो ये है कि इट्स थिकनेस इज लेस देन d/20, where d is the outer diameter of the vessel। और थिकनेस इसकी, चूंकि आपको पता है ये प्लेट से बनी होती है, शीट से बनी होती है, तो इसकी जो शीट की जो थिकनेस है, वो नॉर्मली, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं, अप टू 5 mm तक हो सकती है। नॉर्मली 2-3 mm या 4 mm तक होती है। और अगर आपने इसको थिन वॉल प्रेशर वेसल कहना है, तो उसके लिए जो है वो आपके पास जो ये क्राइटेरिया है, द थिकनेस शुड बी लेस देन d/20। ठीक है, ये थिन वॉल प्रेशर वेसल्स कहलाती हैं। आपको अंदाजा होगा कि इससे क्या मतलब है। अगर आप इसको वैसे इक्वेट करें तो 20 टाइम्स टी इज लेस देन डी, यानी कि इसका डायमीटर बहुत लार्ज जो है एज कम्पेयर टू इस थिकनेस, तो उसको हम थिन वॉल प्रेशर वेसल कहते हैं। आपके कोर्स में जो कि सिर्फ थिन वॉल प्रेशर वेसल शामिल है, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि थिक वॉल प्रेशर, अच्छा, थिन वॉल प्रेशर वेसल में एक कंसिडरेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो ये है कि इसको, चूंकि इसकी वॉल बहुत थिन होती है, इसलिए आप अगर इसकी बॉडी में से मैं कोई भी एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करूं, और से देखिएगा, अगर मैं इसकी बॉडी में से कोई भी एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करूं तो इसको मैं प्लेन एलिमेंट ले सकता हूं, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। यानी कि थर्ड डायमेंशन जो इसकी स्ट्रेस होती है 3 डायमेंशन में, जैसा अब आपको याद हो तो हमने ये पहले करते आ रहे हैं। जो आपके पास 3D एलिमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक एक्स डायरेक्शन में होती है, एक वाई डायरेक्शन में होती है, और एक जी डायरेक्शन में होती है। ठीक है। सो इसकी, इसको सिग्मा एक्स कह लें, इसको सिग्मा वाई कह लें। और चूंकि हम थिन वॉल लेते हैं, इसको सिग्मा x0, इसकी कोई ना कोई वैल्यूज होंगी जो डेफिनेटली डिपेंड करता है कितना प्रेशर है।
लेकिन सिग्मा जी की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए कि इसको हम थिन वॉल लेते हैं, इसमें हम कंसिडर नहीं करते थर्ड डायमेंशन। लेकिन जब हम थिक वॉल प्रेशर वेसल की बात करते हैं, जो कि आपकी डेफिनेटली कोर्स में शामिल नहीं है, उसके अंदर एक तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी कि आप कह सकते हैं कि टी इज ग्रेटर देन D/20, इसका मतलब है थिकनेस इज रिलेटिवली लार्जर। और चूंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, डेफिनेटली हाई प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए होती है, तो उसके लिए जो है वो फिर इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं उसको हम लैम्स इक्वेशन कहते हैं। लैम्स इक्वेशन ये होती है फॉर थिक वॉल्ड प्रेशर वेसल। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये आपका कोर्स का ऐसा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ थिन वॉल्ड की बात करेंगे। यस, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए कि जैसे ही आपके एकदम थिन वॉल्ड की बात आएगी तो आपके जहन में फौरन ही सवाल आएगा कि वाई नॉट थिक वॉल्ड। सो थिक वॉल्ड की इक्वेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लैम्ब इक्वेशन कहलाती हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम सिर्फ थिन वॉल्ड की बात करेंगे। ओके, किसी भी प्रेशर वेसल में अगर मैं उसकी आपको एक जनरली एक डायग्राम आपको दिखाऊं, या आप एक प्रेशर वेसल कंसीडर करें, ठीक है। सो इस प्रेशर वेसल में आपके पास ये इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी। इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी में दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। एक स्ट्रेस वो होता है जो इसके अलोंग दी एक्सिस होता है, यानी अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जी डायरेक्शन है। अगर इसको वेसल को आप इस तरह देखें इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हमारे पास एक स्ट्रेस जो होती है जो वर्टिकली इस फॉर्म में होती है, जो आप कह सकते हैं अराउंड द सर्कमफेरेंस होती है, इसको हम कहते हैं हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस कहते हैं या सरकम फिरेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। और आपको वर्ड से अंदाजा होगा, ये सरकमफ्रेंस के अराउंड होती है, यानी कि इसके इस तरह। इसको हुप भी कहते हैं, हुप आपको पता है रिंग होता है बेसिकली, तो इसको हुप स्ट्रेस भी कहा जाता है और इसको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। जो दूसरी स्ट्रेस होती है वो अलोंग दी एक्सिस होती है, यानी कि इसके जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग होती है, और चूंकि ये लेंथ के अलोंग होते हैं इसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सो बेसिकली हमारे पास दो तरह की स्ट्रेसेस है। इसको अगर आप गौर करें तो इसको हमने सिग्मा 1 का हुआ है और इसको हमने सिग्मा 2 का हुआ है। सिग्मा 1 इज अ हुप स्ट्रेस और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, और सिग्मा 2 है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। और दोनों का अगर आप वर्ड देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं इसको हुप या सर्कमफेरेंशियल। आपको शेप से ही समझ आ जाएगी कि ये हुप स्ट्रेस है या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जी प्लीज। सर वो जो सिलेंडर है तो वो गाड़ी के सिलेंडर होते हैं उनके दोनों तरफ कर्व क्यों होता है? एक फ्लैट भी तो हो सकता है। आप जो कैप कह रहे हैं साइडों पे, यस सर, एक तरफ फ्लैट हो सकता है ना जिसे जमीन पे रखें, तो वो दोनों तरफ कर्व क्यों होता है? जमीन पे रखे, क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आया। सर वो जो सिलेंडर है ऊपर बनाया है, दोनों तरफ से वो आप कर्व इसकी बात शेप। कर रहे हैं, यस इसकी सर। बात कर रहे हैं ना, ये स्फेरिकल कैप होती हैं। आप कह रहे हैं ये फ्लैट क्यों नहीं होती। जी सर, एक तरफ से। मैं आपको बताता हूँ, नहीं एक तरफ से तो नहीं, आपको सिमेट्रिक रखना पड़ता है वरना प्रेशर एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस। वो फ्लैट क्यों नहीं होता वो मैं आपको भी बताता हूँ, जरा थोड़ी देर ठहरिएगा, ठीक है। ये कॉल अपने पास रखें, जब हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेसेस को देखेंगे फिर मैं क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ओके आप ये बताइए, आपने कहीं फ्लैट देखा है इसका साइड फेस, ऐसे सर। प्रेशर वेसल देखिए इसके साइड थोड़ा फ्लैट हो। बिल्कुल फ्लैट तो नहीं होता, थोड़ा सा काइंड ऑफ फ्लैट होता है। यस सर। कहाँ पे। सर ये जैसा हमारी वेल्डिंग लैब है, मतलब कि हाँ तो उसमें जो सिलेंडर में गैस होती है, तो हाँ। वो जमीन पे तभी होगा ना, अगर गोल बिल्कुल होगा तो वो जमीन पे खड़ा ही नहीं हो सकता। तो कुछ थोड़ा सा कर्व होते हैं उसके साइड पे, लेकिन वो थोड़ी फ्लैट होगी तो तभी जमीन पे वो खड़ी हो सकती ठीक है,
नहीं, जमीन पर खड़ा करना तो मकसद नहीं है उसको। आप मुझे बताएं कि इसके अलावा आपने कहाँ देखा है, और जेन में है कहीं जो आपने फ्लैट फेस देखा हो? नो सर, इसको देखे और गाड़ियों के वो दोनों तरफ गोल होते हैं, तो इस वजह गोल से गोल। मेरा पॉइंट ये आ गया कि मैं डिस्कस अच्छा कर। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको ये थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था, आपने कभी हवा भरवाई है बाहर से कहीं पर, बाइक में या गाड़ी में? यस सर। उसके आपने कभी सिलेंडर गौर किए हैं किस शेप के होते हैं साइड से? यस सर, वो दोनों कर्व होते हैं, देखे मैंने। हाँ, थोड़े से फ्लैट टाइप होते हैं, बिल्कुल सीधी सिलेंडर की तरह नहीं होते। अगर आप दोनों की प्रेशर हैंडलिंग देखें ना, तो जो फ्लैट फेस होते हैं ना, उनकी प्रेशर 30 to 40 बार होता है, ठीक है। और जो कर्व शेप होते हैं, इनका जो प्रेशर होता है वो अप टू 200-300 बार होता है, ठीक है। ये प्रेशर हैंडलिंग के लिए ये राउंड बनाते हैं। अच्छा, ये प्रेशर क्यों नहीं हैंडल कर सकता फ्लैट वाला, ये आगे जाके आपका क्वेश्चन मैं इसको एड्रेस करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके। अच्छा, हमारे पास दो स्ट्रेसेस होती हैं, हूप स्ट्रेसेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सॉरी, हूप स्ट्रेसेस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेसेस। अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं हम। सो इसका मैग्नीट्यूड या इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम पहले हूप स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं। अब तो एक और, ये स्लाइड में मौजूद है, इसलिए बस इसको समझ लें, यहाँ पे स्लाइड में आपको मिल जाएगा। ओके। अगर हम इसको स्लाइस करें, मैं दूसरी फिगर भी यहाँ पे सामने रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हमने क्या किया है। हमने इसको, ये देखें, हमने इसका छोटा सा पीस जो है वो स्लाइस कर लिया, ठीक है। मतलब इस सिलेंडर में से आप एक्सेस को देखें दोनों तरफ ऊपर नीचे, और इसका देखें हमने तो एक इसका सर्कमफ्रेंशियल हाफ हूप जो है हमने स्लाइस कर लिया। अब क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है, तो डेफिनेटली ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो प्रैक्टिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं 2 डायमेंशनल में, थोड़ी सी, ये सिलेंडर की इंटरनल सरफेस है, ठीक है। तो अगर वो ऐसे करके सरफेस हो, अंदाजन मैं बना रहा हूँ, हमारे पास इसी सारे एग्री करते हैं, इसी तरह प्रेशर एक्सर्ट होगा अंदर वाली बॉडी पे, यस सर। ठीक है। सो अब आप गौर करें कि हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, अच्छा एरिया क्या है? अच्छा, एरिया हम लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। प्रेशर अप्लाई होता है, जो उसका जो एरिया फेस कर रहा होता है, वो यानी कि प्रेशर अगर इसका एरिया ए है तो ये ए, तो फोर्स क्या होगी? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये तो हमारे पास डिफरेंट एरिया होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके इन्फिनिट वेक्टर्स हैं प्रेशर के, ठीक है। उसकी बजाय लेने के हम इसकी प्रोजेक्टेड स्क्रीन लेते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन होती है। कि हम क्या करते हैं कि हम बजाय ये लेने के हम इसका एक प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको एक फ्लैट सरफेस नजर आएगी इस तरह की, जो मैंने ये ड्रॉ किया है, आपको एक फ्लैट सरफेस नजर आएगी इस तरह की, ठीक है। आसान ये है कि अगर अगर हम इसे कंसिडर करें कि ये फ्लैट सरफेस है, तो उसके ऊपर सारे जो प्रेशर के वेक्टर्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। सो अगर इसका एरिया हमें नोन हो, इस का एरिया जो कि आपके पास फ्लैट सर्फ, जो कि आपको ये जो पिंक में नजर आ रही है सामने, ये जो ये मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये वाला एरिया सामने वाला, तो इसका जो इसकी जो प्रेशर फोर्स होगी, इसको मैं एफ पी कह सकता हूँ। ये प्रेशर फोर्स है, दैट इज पी टाइम्स, और इसके एरिया को मैं कह सकता हूँ डी ए। डी ए मैंने इसलिए कहा है कि जो स्मॉल सेगमेंट है ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये जो फ्लैट एरिया है मेरे पास, ये क्या होगा? दैट इज डी ए, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास प्रेशर फोर्स आ गया। डेफिनेटली इसको काउंटर करने के लिए मेरे पास स्ट्रेस जनरेट होगी सिलेंडर की मेटालिक बॉडी में, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये अगर आप गौर करें इस वेक्टर को, जो कि ये बाहर आ रहा है, ये वाला वेक्टर, ये स्ट्रेस के वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर प्रेशर आपका इन्वर्ट एक्सर्ट हो रहा है, ये प्रेशर है, तो आपके पास स्ट्रेस जो है, चूंकि दोनों की सेम यूनिट है, ये इसकी बॉडी में जनरेट होगी, ठीक है। और वो जनरेट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में? कि वो उसको रेजिस्ट करे, उस प्रेशर सिलेंडर को फाड़ने से बचाए।
तो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगी, और अगेन जो उसका एरिया होगा, अगर मैं इसको कह लूं कि जो उसकी फोर्स होगी जो कि जनरेट होगी स्ट्रेस की वजह से, इसको पी सिग्मा कह लेते हैं, ये होती है सिग्मा वन। वन चूंकि ये सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, टाइम इसका भी कोई एरिया होगा जिसको मैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसको DA2 भी कह सकते हैं। ये एरिया कौन सा है जो आपको फेस कर रहा है सामने, ये समझ आ रहा है सर आपको? यस सर। सिर्फ जो थिकनेस है ना सिलेंडर वॉल की, सिर्फ इसमें स्ट्रेस जनरेट होगी, और अगर आप इस प्लेन के ऊपर लेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, इससे सारे एग्री करते हैं? यस सर। तो अगर मैं आपके पास ये लूं फोर्स बैलेंस इन जेड डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, अगर ये सिलेंडर स्टैटिक रहे तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। एग्रीड? यस ठीक सर। है, जेड डायरेक्शन में जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या है? अगर अगर आप आपकी मर्जी, अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं, चूंकि जेड पॉजिटिव इधर लूं और नेगेटिव वहां पे लूं, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी मेरे पास? प्लस सिग्मा वन, इसको मैं DA2 कह रहा हूं, ठीक है, माइनस P विच इज प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस जो भी इसके अंदर फ्लूइड है, टाइम्स DA1 इक्वल टू जीरो। ये सारों को समझ आया? मैंने जेड डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस लिया है जो कि इस डायरेक्शन में था, जो फोर्स इस डायरेक्शन में थी उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, और डेफिनेटली प्रेशर उस डायरेक्शन में लग रहा है इन द सेम लाइन, उसको मैंने नेगेटिव ले लिया। एनी कंफ्यूजन? सर अगर हम प्रेशर को पॉजिटिव भी ले सकते हैं? अगर अगर आप इसको इस तरह पॉजिटिव ले लें, उसको नेगेटिव ले लें, ओके सर। एक ही बात है, मतलब उसको पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ मैंने ये कन्वेंशन यूज किया है जो कि जेड को इधर का उसको मैंने पॉजिटिव क्या लिया, इसलिए उसको लिया। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि हम इंटरेस्टेड हैं सिग्मा वन में, तो सिग्मा वन बराबर होगा P DA1 ओवर DA2। एग्री करते हैं इससे? अच्छा, आप कोई मुझे बता सकता है कि DA1 किसके बराबर होगा? देखें, इसकी एलिमेंट की विड्थ है डेल्टा एक्स, ठीक है, और जो प्रेशर लग रहा है वो जो मैंने आपको ग्रीन ये स्पॉट्स ये बनाए हैं इस पे लग रहा है, तो व्हाट विल बी द एरिया DA1? कोई बता सकता है? सर थिकनेस और पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर फ्लैट सरफेस है, जो आपको फ्रंट, ये प्रोजेक्टेड सरफेस है, ये वाली, ये वाली, ओके। तो ये क्या होगी? गुड, डेल्टा एक्स, ये तो हमें पता लग गया, ये इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट क्या है इस एलिमेंट की, इसे प्रेशर लग रहा डबल आर अब 2 आर। है? 2R, वेरी गुड, इंटू 2R। ये सारा कुछ समझ आ गया? डेल्टा एक्स इंटू 2R, ये आपके पास कौन सा एरिया है जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, जो फ्लैट प्रोजेक्टेड एरिया था। ओके, व्हाट इज DA1, DA2 सॉरी, DA2 कौन सा एरिया है जो जो दोनों अप एंड डाउन उसी प्लेन के ऊपर जो वॉल की जो थिकनेस वाला एरिया है वो हमने कंसिडर करना है, और वो क्या है? थिकनेस इंटू पाई आर स्क्वायर। थिकनेस नहीं, फिर आप फिर कर्व सरफेस, सिर्फ ये वाला, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, बस इस यही है ना वॉल्स। आप सिर्फ इसको ये फ्लैट सरफेस लें, अगर मैं यहाँ पे वॉल इसकी थिकनेस ड्रॉ करूंगा तो सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ओके सर। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया, ये हम लेंगे। अगर हम कर्व लेंगे तो फिर तो हमें हर वेक्टर को सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो क्या क्या होगा एरिया? अच्छा देखिए, यहाँ पे एक टी इधर आ रहा है, एक टी इधर आ रहा है, तो ये 2T हो गया, ठीक है, टाइम्स इसकी विड्थ क्या है? डेल्टा एक्स। ये समझ आया सर को? यस सर। ठीक है, सो अगर डेल्टा सर एक्स ये इससे टूटी वाली बात जरा दोबारा रिपीट कर दें। 2T, अच्छा, अगर आप इसको गौर करें, अगर मैं इसको स्लाइस करूं ना इस हाफ के अंदर, मतलब इधर से हाफ करूं,
तो इसकी यहाँ पे एक आपको थिकनेस नजर आएगी दो सिलेंडर की, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रेशर लग रहा है तो स्ट्रेस इस वॉल्स में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक जो आपको प्रोजेक्टेड एरिया में एक थिकनेस यहाँ पे नजर आएगी और एक थिकनेस यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है, अगर आप इसकी फ्लैट सरफेस कंसिडर करें, ठीक है। तो टी टी इधर और टी इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो हमने एलिमेंट की विड्थ ली है वो डेल्टा एक्स, ये आप कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ओके, सो इस कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो हम बता रहे हैं कि जो हूप स्ट्रेस होती है वॉल के अंदर, दैट इज पी आर ओवर टी। अच्छा, आर क्या चीज है हमारे पास? आर जो है वो सिलेंडर का इनर रेडियस है। टी क्या है? थिकनेस, जिस शीट से ये बना है उसकी थिकनेस। और पी क्या चीज है हमारे पास? गैस प्रेशर। तो इसमें जो पहली स्ट्रेस होगी जिसको हम सिग्मा वन हूप स्ट्रेस कह रहे हैं, ये हम हूप स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हूप स्ट्रेस के लिए, हूप स्ट्रेस के लिए वो किसके बराबर होगी? सिग्मा वन ओवर, सॉरी, सिग्मा वन इक्वल्स टू पी आर ओवर टी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो। सर ये स्टेप बता दें, P इंटू डी ए वन डिवाइडेड बाई डी ए टू, ये किस? ये हमने, ये बैलेंस समझ आ गया था ये वाला? यस सर। तो हम क्या किए, इसको राइट साइड पे ले गए, ठीक है, और इस डी ए टू को डिवाइड कर दिया इधर, ठीक है। सिग्मा वन असल में हमें सेपरेट करना था इसलिए, ओके सर। ठीक है। फिर हमने क्या किया, डी ए वन और डी ए टू की इक्वेशंस लिख ली, आसान तरीके से इसकी इक्वेशंस लिख ली और इसको सिंपलीफाई किया, तुम्हारे पास सिग्मा। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि सिग्मा वन की क्या वैल्यू होगी, यानी कि प्रेशर टाइम इनर रेडियस डिवाइड बाय थिकनेस। अगर आप इसको, आपको तीनों चीजें नोन हो तो आपको पता होगा कि इसकी हूप स्ट्रेस जनरेट होगी, इस वो स्ट्रेस कितनी होगी इस प्रेशर की वजह से, ठीक हो गया। जो हम सेकंड ये काम करते हैं, ये बिल्कुल आप देखिएगा गौर से, सेम काम हम कर रहे हैं। हाँ, अब हम लेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मैं इसीलिए आपको दो डायग्राम दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब आप कंसीडर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो होती है जो उसकी बॉडी में जनरेट होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि सिलेंडर को खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। सो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इसको एक तरफ से ब्लॉक कर लूँ, लेट से एक साइड से ब्लॉक कर लूँ, जो प्रेशर यहाँ पे और इस साइड पे लगेगा तो ये सिलेंडर को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या अगर चले आप इसको, अगर मैं वन साइड से लूँ, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर अगर ये चीज ब्लॉक है इस साइड से, मतलब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ इस एंड के ऊपर, जो प्रेशर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और जो आपके पास जो स्ट्रेस हो रही है वो इस बॉडी में इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। अब आप इसको देख रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, इनके पहले तो हम इधर देख रहे थे, अब हम इसको लॉन्गिट्यूडनली देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है, हमें किसके अबाउट फोर्सेस को जीरो लेना पड़ेगा, कोई बता सकता है? अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कंसीडर कर रहा हूँ, ये देखें, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कंसीडर कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो किस एक्सिस के अबाउट मुझे फोर्सेस जीरो लेनी पड़ेंगी? एनीवन? सर एक्स। एक्स, गुड, वाई। वेरी गुड, एक्स। देखिए ना, एक्स के लॉन्ग है ना फोर्सेस। तो हमारे पास, मैं इसको इसी तरह लिख रहा हूँ, किस तरह, प्रेशर इस डायरेक्शन में है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ P टाइम्स डी ए वन, खुद ही डी ए वन लिख लो, ठीक है, माइनस स्ट्रेस इसकी वॉल में दूसरी डायरेक्शन में जनरेट होगी, इसलिए अगर नहीं जनरेट होगी फिर तो ये उस तरफ खींच देगी, उसको रेजिस्ट करने के लिए वी हैव सिग्मा टू इंटू डी ए टू इक्वल्स टू जीरो। ये समझ आया सर को? यस सर। ठीक है, ये वही एग्जैक्टली वही बैलेंस लिखा है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है। तो हमारे पास सिग्मा टू आ जाएगा P इंटू डी ए वन और डी ए टू,
ओके, व्हाट इज DA1? DA1 प्रेशर का एरिया को बता सकते हैं क्या होगा? अगर इसके अंदर मैं इसको 2 डायमेंशन में ड्रॉ करता हूँ तो गौर से देखिए, अगर मैं 2 डायमेंशन में ड्रॉ करूँ, ये देखिए, ये आपके पास समझे सिलेंडर का फेस है, तो इस पूरे फेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो एरिया क्या होगा? प्रेशर एरिया पाई आर। पाई आर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारों को समझ आ गए? पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ आया सारों को? और आपके पास यस DA2 सर। जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा? देखें जरा गौर से, DA2 एरिया होगा जो इसके ऊपर आपको थिकनेस नजर आ रही है, ये देखिए, ये जितना एरिया है, ये देखिए जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये आपके पास DA2 है, ये जो मैंने ब्लैक से किया, इसी में स्ट्रेस जनरेट होगी ना, इस सिलेंडर की बॉडी तो यही है ना, तो इसका एरिया क्या होगा? थिकनेस इनटू पाई आर स्क्वायर। थिकनेस पाई आर स्क्वायर नहीं, कैसे? पाई आर स्क्वायर तो अंदर वाला हो जाएगा, थिकनेस तो आगे ठीक है, एग्रीड, इनटू कोई और? टू पाई आर सर्कमफ्रेंस, समझ आया? ये देखिए ना, ये सर्कमफ्रेंस है ना अंदर, ये इनर इधर जो एंगल है, जब वो टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना पूरा, जो मैंने ब्लैक किया, ये आपके पास जो है वो एरिया आएगा किसका? जो वॉल का फेस कर रहा है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को बियर कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आर इसके स्क्वायर से कैंसिल, ये पाई इससे कैंसिल, सो सिग्मा 2 इज पी आर ओवर 2T। ये समझ आया? तो हमारे पास दो स्ट्रेसेस निकल आई, ठीक है, दो स्ट्रेसेस कौन सी? एक हुप स्ट्रेस, दो ही स्ट्रेसेस होती है उसमें, एक हुप स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा 1 कहते हैं, दैट इज पी आर ओवर टी, और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा 2, और वो किसके बराबर है? पी आर ओवर 2T। तो दो ही स्ट्रेसेस होती हैं इसकी बॉडी में। अच्छा, प्रेशर की वजह से इसकी बॉडी में कोई शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं हो सकती, ठीक है। प्रेशर की ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि इस पूरे एलिमेंट में ये कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इस एलिमेंट को रोटेट कर सके, समझ आया? ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं होती है प्रेशर वेसल में जो इस एलिमेंट को रोटेट कर सके, क्योंकि बेसिकली शियर स्ट्रेस क्या करती है, वो टॉर्शन क्रिएट करती है, रोटेट करती है एलिमेंट को। तो प्रेशर प्रेशर इस तरह बॉडी पे लग रहा होता है कि वो कोई शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं कर सकता। तो जो इसकी नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं, इसको ही हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जो प्रेशर होता है इसकी बॉडी में, वो इस डायरेक्शन में होता है कि जब वो स्ट्रेस जनरेट करता है बॉडी के ऊपर, तो वो बेसिकली कोई शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं कर सकती, यानी कि इस एलिमेंट को कहीं रोटेट नहीं कर सकती। जिस तरह आपको याद होगा, हम इस तरह जो है वो उसको स्ट्रेस को ऐसे देखते थे, जिसकी वजह से इसमें कोई ऐसी शियर स्ट्रेस नहीं होती। इस वजह से जो इसकी नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं, जिसको हम हुप और सर्कमफ्रेंशियल, हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस कहते हैं, यही इसकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं। हमें को प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने की अलग जरूरत नहीं पड़ती। प्रेशर वेसल की बात कर रहा हूँ, प्रेशर वेसल में आपके पास, आपको पता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन सी होती है? जिस जिस ओरिएंटेशन में कोई शियर स्ट्रेस ना हो। इसकी नॉर्मल ओरिएंटेशन में भी कोई शियर स्ट्रेस नहीं होती, इसीलिए इसकी जो जनरल स्ट्रेसेस होती हैं, हुप स्ट्रेसेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, वही इसकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं। ये सारा को पॉइंट समझ आया? ये पॉइंट समझ आया? यस सर। प्रेशर वेसल में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर वेसल में दो ही स्ट्रेसेस होती हैं, एक लॉन्गिट्यूड, एक हुप स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा 1 कहते हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा 2 कहते हैं।
क्योंकि इस एलिमेंट के ऊपर कोई भी shear स्ट्रेस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रेशर ऐसे एग्जर्ट होता है कि उस एलिमेंट को रोटेट नहीं कर सकता, इस एलिमेंट को स्ट्रेच कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए कुछ shear स्ट्रेस नहीं होती। इसलिए इसकी जो अपनी अपनी स्ट्रेसेस होती हैं उसी को हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें दोनों रिलेशंस को, तो हम कह सकते हैं दैट सिग्मा 1 इज 2 टाइम्स सिग्मा 2। एक में 2 नहीं है, एक में 2 है। अगर आप दोनों को मतलब आपस में इक्वेट करें तो यू गेट दिस रिलेशन, यानी कि हुप स्ट्रेस डबल होती है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो हाफ होती है हुप स्ट्रेस की। ठीक है, ये हमें प्रेशर वेसल से पता है। जी कुछ पूछ रहे थे आप? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, नो सर। अगर हम इस दोनों स्ट्रेसेस को ड्रॉ करें ऑन ऑन अ प्लेन, एक सेकंड है, ये देखें, अगर मैं इसको प्लॉट करूं किस तरह, ऑन अ मोहर सर्कल, 3D मोहर सर्कल, क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन को जीरो लेते हैं लेकिन रेफरेंस लेते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम एक्स और वाई लिखें, इसकी स्ट्रेसेस ही तो हमारे पास जो ये ए पॉइंट लगाते हैं ये इसकी सिग्मा 1 होती है जो हमें ऑलरेडी फार्मूला से नोन होती है, और जो बी पॉइंट लगाते हैं सिग्मा 2 होती है। इसका ये वाला सर्कल होता है, इसका जो इसकी जो हम shear स्ट्रेस निकालते हैं इसको हम इन प्लेन shear स्ट्रेस कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो सॉलिड सर्कल होता है इसकी जो मैक्सिमम जो रेडियस होता है उसको हम इन प्लेन shear स्ट्रेस कहते हैं, और दैट इज हाफ ऑफ सिग्मा 2, जो आपको सॉलिड सर्कल नजर आ रहा है। ठीक है, और पी आर ओवर 4t होता है, यानी कि सिग्मा 2 हमें पता है, सिग्मा 2 बराबर होता है पी आर ओवर 2t, ये पी आर ओवर 4t के बराबर होता है। लेकिन जो इसकी मैक्सिमम shear स्ट्रेस होती है वो आउट ऑफ द प्लेन होती है, क्योंकि ये हमारा जीरो है जहाँ पे सिग्मा 3 हमारे पास जीरो है, इसकी कोई थर्ड एक्स में। तो अगर मैं यहाँ से सर्कल ड्रॉ करूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, तो जो इस डॉटेड सर्कल का जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस बनती है ये कहलाती है आउट ऑफ द प्लेन shear स्ट्रेस। आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये है कि जो हम प्लेनर एलिमेंट लेते हैं इसको हमें रोटेट करना पड़ता है एलिमेंट को अबाउट, अगर मैं इसको एलिमेंट को ड्रॉ करूँ गौर से देखिएगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2 ये एलिमेंट है ये प्रेशर वेसल का। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई shear स्ट्रेस नहीं होती तो उसको रोटेट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। तो उसकी जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगी वो जब हम इसको एलिमेंट को अबाउट इसके रोटेट करेंगे, ठीक है, जब हम इसके अबाउट, यानी कि ये बेसिकली कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक, उस जब उस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, ठीक है, इनवर्ड टू दी स्क्रीन, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ प्लेन shear स्ट्रेस, और वो बराबर होगी रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। सो उसकी जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस होती है वो आउट ऑफ प्लेन होती है, एंड दैट इज पी आर ओवर 2t। सारों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया मोहर सर्कल के ऊपर? सर ठीक है सर ये सर्कल जी। किस तरह बने? ये वाला सर्कल का सेंटर कैसे बनेगा, छोटे वाले का? नहीं सर, ये दोनों सर्कल कहाँ से आ गए? तो हाँ, दोनों सर्कल यहाँ से आते हैं। देखिए ये जो हमारे पास ए पॉइंट है ना, ये वैल्यू है सिग्मा 1 की। ठीक है, यस सर। सिग्मा 1 हमें नोन होगा ना, सिग्मा 1 होता है पी आर ओवर टी। अगर हमें ये तीनों वैल्यूज नोन है तो मैं सिग्मा 1 पता लग जाएगा। जो बी पॉइंट है इसको मैं ए पॉइंट कह लेता हूँ, ए पॉइंट, जो बी पॉइंट है दैट इज सिग्मा 2, दैट इज पी आर ओवर 2t। समझ आ गया? वो भी हमें पता लग जाएगा। जब वो पता लग जाएगा यस हम सर। इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो वहां पर ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, ये आपके पास सिग्मा 1 है और ये वैल्यू सिग्मा 2 है। ठीक है, सो हमारे पास सर्कल आ जाएगा, लेकिन हमें पता है चूंकि हमारा जो थर्ड डायमेंशन की स्ट्रेस है वो जीरो है, तो हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि आपके एक पॉइंट पे टच करेगा ए को, दूसरे पॉइंट पे टच करेगा ओ को।
और ये जो जो डॉटेड सर्कल है ये आउट ऑफ द प्लेन शियर स्ट्रेस के लिए बनाते हैं। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसमें हो सकती है वो आउट ऑफ द प्लेन होती है। आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या है कि एलिमेंट को आप इस प्लेन में रोटेट नहीं कर सकते, बल्कि इससे स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन से बाहर वाले प्लेन में रोटेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है इमेजिन करना, लेकिन इन प्लेन रोटेशन का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे रोटेट कर दें, ठीक है, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है आपको, इस तरह मतलब इसी इसी प्लेन में आप रोटेशन दे दें ऐसे, इसको इन प्लेन कहते हैं। लेकिन आउट ऑफ प्लेन का मतलब होता है कि आप इसको इनवर्ड रोटेशन दें, जो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ शो नहीं कर सकता, इनवर्ड या आउटवर्ड रोटेशन दे दें स्क्रीन के अंदर या बाहर, इसको आउट ऑफ द प्लेन कहते हैं। और वो इस समय मोर सर्कल से पता लगती है कि वो कितनी होगी, ठीक है। यस सर, समझ आ गई। ओके, जो उसका दूसरा दूसरा हिस्सा होता है वो होता है इसकी स्फेरिकल कैप का, जो उसकी साइड पे कैप लगी होती है। इसमें भी दो स्ट्रेसेस होती हैं, एक स्ट्रेस को हम सिग्मा 1 कहते हैं, एक को हम सिग्मा 2 कहते हैं। लेकिन चूंकि ये स्फेरिकल कैप होती है इसलिए इसकी दोनों स्ट्रेसेस सेम होती हैं, ठीक है। समझ में आया? स्फेरिकल है, देखे सिलेंडर में तो होता है ना कि उसकी सिमेट्री दोनों दोनों पॉइंट में डिफरेंट होती है, नहीं कि अगर आप सिलेंडर को इस तरह देखें तो कुछ और नजर आएगा, ऐसे देखेंगे तो कुछ और नजर आएगा। स्फेयर में आप इसको ऐसे ब्रेक करें, ऐसे ब्रेक करें, ऐसे ब्रेक करें, ऐसे ब्रेक करें, स्फेयर आपको एक ही तरह नजर आएगा, इसलिए इसकी दोनों स्ट्रेसेस बराबर होती हैं, ठीक है। यस सर। और अगर आप इसको इसको इसकी स्ट्रेस एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मैं इसको अगर कैप को दरमियान से काट दूं तो ये इसके स्ट्रेस अगर आप गौर करें तो ये आपके पास प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और ये आपके पास स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो ये उसी तरह स्ट्रेस होती है जिस तरह लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होती है। तो इसकी जो दोनों स्ट्रेसेस होती हैं ये बराबर होती हैं, और दैट इज PR/2T कैप के अंदर। ये समझ आया? यस सर, वो दोनों बराबर होती हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा 2 बराबर होती है। और अगर आप इसको मोहर सर्कल पर ड्रॉ करने की कोशिश करें इस दोनों स्ट्रेसेस को, तो इस कैप के लिए सिर्फ, तो आपको बता सकते हैं क्या फर्क होगा क्योंकि अब दोनों स्ट्रेसेस तो बराबर हैं, तो सर्कल कैसे बनेगा? सर वो उसी के ऊपर रिपीट हो जाएंगे दोनों सर्कल। सिग्मा 1 भी ये, सिग्मा 2 भी, इसमें कुछ सर्कल नहीं होगा, इसका एक सर्कल हम बनाएंगे ये वाला डॉटेड। डॉट सर्कल वो बताएगा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो आउट ऑफ द प्लेन होती है, और इसमें इन प्लेन शियर स्ट्रेस क्या होती है? डॉट 0। देखिए ना, सर्कल ही कोई नहीं है ना, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना। इन प्लेन शियर स्ट्रेस को बताया ना कि देखिए वो तो इस सर्कल का रेडियस है, ये इन प्लेन, ये देखिए। अब इसमें तो दोनों स्ट्रेसेस बराबर हैं, दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, जिसकी वजह से कोई इसमें कोई इन प्लेन शियर स्ट्रेस नहीं होती। और जो आउट ऑफ प्लेन शियर स्ट्रेस होती है वो किससे बराबर होती है? हाफ ऑफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ये सारा कुछ समझ आया? इसके प्रेशर वेसल के दो हिस्से होते हैं, एक इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसकी साइड वॉल होती है, ठीक है, जो साइड पे कैप्स होती है, ठीक है। नॉर्मली हाई प्रेशर वेसल्स में जो फैप कैप होती है स्फेरिकल होती है, जिसने आपने सीएनजी सिलेंडर्स में भी देखा होगा, जो हाई प्रेशर बर्दाश्त करती है। जो लो प्रेशर होती है उसमें बेशक आप उसको फ्लैट भी बना दें मोरलेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लो प्रेशर बर्दाश्त कर रही होती है। हाई प्रेशर में अगर हम फ्लैट रखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी, वो बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगी बड़े एरिया पे, जिसकी वजह से उसका बर्स्ट होने का खतरा होता है। आप गौर करें जितने आपके सरफेस फ्लैट होगी उतना उसके पास प्रेशर हैंडल करने का एरिया कम होगा, और जितना आप इसे कर्व करेंगे उतना आपका एरिया बढ़ जाएगा। सारे एग्री करते हैं इससे? सर रिपीट कर दें ये थोड़ा सा पॉइंट। मैं ये कह रहा था कि आप अगर प्रेशर वेसल बनाते हैं ना, एक आपके पास इस तरह की प्रेशर वेसल होती है, ठीक है, एक इस तरह की और एक थोड़ी सी इस तरह की होती है, ठीक है। ये आपने ज़्यादा देखी होंगी जहाँ आप हवा भरवाते हैं, एयर आपके पास कंप्रेसर्स होते हैं उनके साथ ये प्रेशर वेसल लगी होती है। इसकी मैक्सिमम हैंडलिंग होती है 50 बार तक, और अगर आप सीएनजी सिलेंडर को देखें गाड़ियों में तो इसकी मैक्सिमम हैंडलिंग होती है 300 बार तक।
लेकिन इसके जो एंड कैप्स होते हैं वो थोड़े स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसका सबसे बड़ा जो ये क्यों रखा जाता है, इसे रखा जाता है कि जो इसके कैप्स होते हैं आखिर में, देखें एक आपके पास फ्लैट सरफेस है रिलेटिवली, और एक आपके पास कर्व सरफेस है। किसका एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया, इसका या इसका? सर कर्व का। कर्व का, इसका, ठीक है, इसका। तो ये ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगी। तो इसलिए जो हाई प्रेशर वेसल्स होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं उनको हम राउंड रखते हैं। समझ आ गया? यस सर। जो जो ज्यादा प्रेशर हैंडल करती हैं। और अगर आपने इससे भी ज्यादा प्रेशर हैंडल करवाना है, फिर हम स्फेरिकल प्रेशर वेसल यूज करते हैं, जो होती ही गोल है, बड़े बड़े साइज, इवन 3-4 स्टोरी टॉल भी होती हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, इसलिए कि जो आपके पास दूसरी प्रेशर वेसल होती है उसके जो जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हम जब प्रेशर वेसल बनाते हैं तो इसके कैप्स को वेल्ड करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, वेल्ड्स के ऊपर। तो फिर बहुत हाई प्रेशर लाइक 700 बार या 1000 बार तक प्रेशर बर्दाश्त मतलब रखना है, तो फिर हम जो प्रेशर वेसल यूज करते हैं वो टोटली स्फेरिकल होती है, कि जिस तरह बॉल होती है, फुटबॉल होता है, उस शेप की प्रेशर वेसल होती है। आप नेट पे जाके देखेंगे आपको थाउजेंड ऑफ प्रेशर वेसल नजर आएंगी, जो बहुत हाई प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए होती है, और वो स्फेरिकल होती है। क्यों स्फेरिकल होती हैं? कि इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है। अब जैसे आपको बताया, इसकी स्ट्रेस हर डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि इसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूनिफॉर्म होती है और इसका फेलियर का चांस बहुत कम होता है। लेकिन ये कॉस्टली होती है थोड़ी सी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसलिए अगर आपके पास 30-40 बार हो तो आप सिंपल स्टैंडर्ड के साथ फ्लैट एंड यूज कर लेते हैं। प्रेशर 300 या 250 बार हो तो हम ये सफेरिकल कैप्स यूज करते हैं। और अगर बहुत हाई प्रेशर है, 700, 800, 1000 बार, तो फिर हम टोटली जो है वो सफेरिकल प्रेशर वेसल ही यूज करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके। नो नो सर। जो हमारा लेक्चर का टारगेट है वो ये है कि हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सैंपल प्रॉब्लम, और लेक्चर को हम एंड कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम अपने गौर से समझना है, इसी का जो हमने पढ़ा है इसी को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ओके। जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है, जो न्यूमेरिकल हमारे पास वो सारा को नजर आ रहा है डिस्प्ले में सामने। यस सर। लिखा हुआ है अ कंप्रेस्ड एयर टैंक इज सपोर्टेड बाय 2 क्रैडल्स एज शोन। आपने क्रैडल्स देखे होंगे जो इवन सीएनजी सिलेंडर्स में भी लगे होते हैं, आपने सारा देखे हैं गाड़ियों के अंदर, नीचे सपोर्ट्स लगी होती हैं जो सिलेंडर को इन्होंने होल्ड किया होता है। यस सर। आपने आपने कभी भी स्ट्रेस नहीं देना होता, यानी कि आपने कभी गौर किया, उसको उन्होंने रबर की पैडिंग दी होती है। वो ये चाहते हैं कि जब आप इसको टाइट करें तो अगर डायरेक्ट सिलेंडर बॉडी पे प्रेशर आएगा तो वो फेलियर का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आप कभी भी ना इसको, इसमें कोई ऐसी लगाते हैं इसकी कोई जो क्रेडल्स होती हैं जिसको पकड़ती हैं, ना तो ये खींचे और ना ही इसकी सर्कमफेरेंशियली इस पे कोई स्ट्रेस जनरेट करे। ठीक है, तो हम उसको बचाने के लिए, और लेकिन सिलेंडर को हमने टाइट भी रखना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दरमियान में गौर किया, वो रबर का ना दरमियान में जहाँ इसकी वो क्या कहने हैं, उन्होंने वो सब वो दी होती हैं, लिंक्स दी होते हैं जो उसको टाइट करते हैं आपस में, उसके दरमियान में रबर की वो दी होती है, पैडिंग दी होती है, ताकि इसके बॉडी पे कोई स्ट्रेस सारा जनरेट ना हो। ठीक है, तो वो कहता है कि जी हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर, वो 30 इंचेस है, और ये बना हुआ है 3.8 इंच स्टील प्लेट से। प्लेट की थिकनेस जिससे ये सिलेंडर बना हुआ है वो 3/8 इंच है। ठीक है, बाया बट वेल्ड। अच्छा, अब वो जो बड़ी प्रेशर वेसल्स होती है, इनका बहुत बड़ा साइज होता है, उनको फिर उनकी शीट्स को, अगर आपने कभी शीट्स वाउंडिंग देखी हो, तो हम शीट्स को ऐसे वाउंड करते हैं हिलिक्स की फॉर्म में। ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि शीट्स को आप इस तरह ज्वाइन करें आपस में। ये समझ आया?
यानी कि आप शीट्स को रोल करते हैं आपस में। एक तो होता है ना कि पापा जो प्रेशर वेसल बहुत बड़े साइज की होती हैं, इधर तो 30 इंचेस लिखा हुआ है, लेकिन जनरली जो बड़े साइज की प्रेशर वेसल होती है उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम इस तरह रोल करते हैं एंड टू एंड। यानी कि अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगी सामने से, ये कट्स नजर आएंगे यहाँ पे। ये कौन से कट्स होते हैं? जो हम शीट को रोल देते हैं और इस यहाँ पे हम वेल्डिंग कर देते हैं, इस पॉइंट पे शीट्स को आपस में वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, जो बड़े साइज की प्रेशर वेसल होती है। तो उसने कहा कि हमारे पास बट वेल्ड हुआ हुआ। अच्छा, किसी को बट वेल्ड का पता है क्या होता है? एनीवन? नो सर। ओके। वेल्डिंग टाइप है सर। हाँ, एक वेल्ड होता है जिसमें हम प्लेट को ऐसे रखते हैं और यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। आपने कभी देखा होगा, ये ओवरलैप करके हम वेल्ड करते हैं। इसको कहते हैं लैप जॉइंट। ठीक है। और एक होता है इस वेल्ड हम ऐसे करते हैं, इसको बट जॉइंट कहते हैं या बट वेल्ड कहते हैं। दोनों में फर्क समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसको लैप वेल्ड कहते हैं, ये लैप जॉइंट कहते हैं। उसको हम बट, दोनों को एंड टू एंड रखते हैं और दरम्यान में वेल्डिंग फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लैप बट जॉइंट कहते हैं। नॉर्मली प्रेशर वेसल में ये इसलिए नहीं करते कि इससे जो है ना वो एक को आपको थोड़ा नीचे स्ट्रेस करना पड़ता है और एक ऊपर, इससे रेजिडुअल स्ट्रेसेस आती हैं प्रेशर वेसल में। ये काम नहीं करते प्रेशर वेसल में कभी। ये वहां पे काम करते हैं जब फ्रेम्स होते हैं, बीम्स होते हैं, वहां पे इस तरह का वेल्ड चल जाता है। प्रेशर वेसल में जो वेल्ड करते हैं वो बट वेल्ड करते हैं इस तरीके से, ताकि बॉडी में स्ट्रेस ना आए। ठीक है। और इसका जो एंगल उसने दिया हुआ वर्टिकल से, जो इसका हेलिक्स एंगल है, ये वो कहता है ये कितना है, ये 25 डिग्री। ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी किस किस शीट की ओरिएंटेशन क्या है, लेकिन इसने 25 डिग्री दिया हुआ। The end caps are spherical, ये एंड कैप्स spherical है एंड हैज अ यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस ऑफ 5/16 इंच। नॉर्मली ये भी होता है कि जो आपकी कैप होती है उसकी थिकनेस डिफरेंट होती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है। वो कहता है कि जो गेज प्रेशर है मैक्सिमम, जो गेज आपको दे रही है वो 180 psi है, तो ये बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, ये उसने प्रेशर दे दिया। डिटरमिन द नॉर्मल एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन स्फेरिकल कैप्स। वो कहता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाले जो कि आउट ऑफ प्लेन होगी, और नॉर्मल स्ट्रेस निकाले कैप्स के अंदर, ये जो कैप आपके पास नजर आ रही है। और दूसरा कहता है द स्ट्रेसेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द वेल्ड। ये वेल्ड के अलोंग जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है वो कितनी है, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है। जो पहला स्टेप है, हमने चूंकि पहला स्टेप हम ए टाइप है हमारा स्फेरिकल कैप्स, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल कैप से। ठीक है। स्फेरिकल कैप के लिए हमें क्या पता है, जो प्रेशर है 180 psi है, पाउंड पर इंच स्क्वायर। सारों को पता होगा इसको पाउंड पर इंच स्क्वायर भी कहते हैं या psi भी कहते हैं। जो थिकनेस है आपके पास, स्फेरिकल कैप की थिकनेस की बात कर रहा हूँ, दैट इज 5/16 इंचेस। ये आपको न्यूमेरिकल में दी हुई है। तो आप इसे कन्वर्ट करें, दैट इज 0.3125 इंच। ठीक है, समझ आया सर को? आपके पास आउटर डायमीटर है दैट इज 30 इंचेस, जो आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि दोनों स्ट्रेसेस बराबर होती हैं, दैट इज इक्वल्स टू PR/2T, और R चूंकि इनर रेडियस होता है इसलिए हमें इसका इनर रेडियस चाहिए। तो R किसके बराबर होगा, D से कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? डिवाइडेड बाय 2। D/2। आगे बस। ये समझ आया? सर रिपीट करते हैं, कुछ आया? D/2 रेडियस आएगा और -T का मतलब है ये आउटर डायमीटर है। इनर रेडियस निकालने के लिए आपको थिकनेस भी इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, 1 थिकनेस। ठीक है, तो ये होगा 30/2 minus 0.3125. You get an answer of 14.688 इंच। ये समझ आ गया? अब जो हमारे वैल्यूज निकल आई, प्रेशर इज 180 psi,
radius is 14.688 divided by 2 into thickness is 0.3125. So get a pressure of 4230 psi pound per inch square. इसमें कंफ्यूजन? सर ये थिकनेस वाले पॉइंट में थोड़ी सी वो थोड़ा क्लियर करनी है रेडियस। आपके पास जो उसने कहा हुआ है ना, आपके पास जो इसने डायमीटर दिया हुआ है, अगर मैं ये प्रेशर से क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं या कैप का मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं, आपके पास जो उसने जो जो डाया दिया हुआ है वो ये वाला डाया है, ठीक है, वो ये वाला डाया है। हम इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम d डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक, और जब उसमें से हम थिकनेस, जो ये थिकनेस है ये वाली, जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनर रेडियस आ जाएगा। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसलिए इसको t से हमने माइनस किया। अगर वो इनर डाया होता तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं थी माइनस करने की। अच्छा, इसको अगर आपने ड्रॉ करना है किसके ऊपर, मोहर सर्कल के ऊपर, स्केल के ऊपर, मैं ये स्केल पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने भी पेपर में स्केल में ड्रॉ करना है। मैं कहता हूँ कि 1000 psi को मैं कहता हूँ ये बराबर है 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। सो हमारे पास जो, मैं रूलर यहाँ रखता हूँ और रूलर से मैं निशान लगा लेता हूँ किसका, ये देखें, ये देखें, ये कितना होगा 4.23 इंच। तो 4.23 इज रफली दिस, ये देखिए, ये सारा समझ आ गई। जो निशान मैंने लगाया ये वाला, ये बेसिकली है 4230 psi। क्यों निशान लगाया? क्योंकि ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तो दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है। और अब मैं ड्रॉ करूंगा इससे, ओके, जो हमारे पास जो रेडियस होगा वो कितना होगा, इसका हाफ होगा, दैट इज 2.4230। जो वहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल होगा बराबर होगा 4230 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और वो होगा 4230 डिवाइड बाई 2, 2115, 2115 psi। तो मैंने यहाँ से कंपास ली और इसके ऊपर मैंने जो इसकी सेट की वो देखें, थोड़ा सर्कल स्केल इतना नहीं है कि, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई। थोड़ा सा वो मुश्किल है इसको बनाना, और ये हम डॉटेड बनाएंगे, ठीक है, ये हम डॉटेड सर्कल बनाएंगे। डॉटेड क्यों? ये आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। इसका जो हमारे पास रेडियस है ये वाला, दैट इज द टाउ मैक्स, बिकॉज डॉटेड से ये आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सारा कुछ समझ आ गई? ये डॉटेड क्यों बनाया है कि आपके पास सिग्मा 3 0 है, ये O है, सिग्मा 3 हमारे पास 0 है, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है। तो सर्कल जो बनेगा बिटवीन सिग्मा 1 2 एंड सिग्मा 3, ये हमारे पास डॉटेड सर्कल होगा क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी आउट ऑफ प्लेन वो 2115 psi। जो हमारा दूसरा काम है वो इसमें काफी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इस तरह है कि अब हमने सिलिंड्रिकल बॉडी की बात कर रहे हैं,
सिलेंड्रिकल बॉडी में सबसे पहले हम स्ट्रेसेस निकालेंगे, जो हमने ये, अगर आप गौर करें न्यूमेरिकल को, तो हमें मांगा हुआ है स्ट्रेसेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द हेलिक्स वेल्ड। अच्छा, चूंकि वैसे तो हमने वेल्ड में निकाला है, लेकिन वेल्ड हुआ हुआ है सिलिंड्रिकल बॉडी में, तो पहले हमें सिलिंड्रिकल बॉडी की स्ट्रेसेस निकालनी पड़ेगी। तो सिग्मा वन हमें पता है पी आर ओवर टी। अच्छा, यहाँ पे जो रेडियस है ना, वो सॉरी थिकनेस जो है ना, वो किसकी है? वो थिकनेस है जिस प्लेट की सिलेंडर बना हुआ है, 3/8 इंच। जिस थिकनेस की प्लेट से सिलेंडर बना हुआ, वो डिफरेंट थिकनेस है, दैट इज 0.375 इंच। ये वो थिकनेस है जिससे आपके पास, ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये अब मैं बोल ले रहा हूँ जिससे सिलेंडर बना हुआ है। सो वी हैव प्रेशर, प्रेशर चूंकि सेम है पूरी सिलेंडर में 180, रेडियस हमारे पास वही है जो हमने निकाला था 14.688, थिकनेस यहाँ पे मैं डालूंगा 0.375। तो हमारे पास जो स्ट्रेस आएगी वो आएगी 7020 psi। ये सारा समझ आ गया? ये हम सिलेंड्रिकल बॉडी में निकाल रहे हैं। अब ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसमें हमारे पास, हमें पता है दो स्ट्रेसेस होती है, एक वापस इस डायरेक्शन में होती है, एक इस डायरेक्शन में होती है। ये सिग्मा वन होती है और सिग्मा टू होती है। तो सिग्मा वन का ये रिलेशन होता है, और सिग्मा टू का हमने पढ़ा था क्या रिलेशन होता है, ये। इसी तरह अगर आप वैल्यूज पुट करें, ये हाफ होती है, दैट इज 3510 psi। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर वो जो सिग्मा वन आपने ड्रॉ किया था ना, वो किस तरह आपने ड्रॉ किया था? ये वाली बात करें, इसकी बात करें। यस सर। सिग्मा वन टू की वैल्यू सेम थी ना हमारे पास, क्योंकि ये आपके पास स्फेरिकल कैप है, इसमें दोनों स्ट्रेसेस बराबर होती हैं, एक ही पॉइंट पे आएगी स्ट्रेस। ठीक है, दोनों दोनों सर पॉइंट एक ही पॉइंट पे आएंगे। लेकिन जो, चूंकि हमने बताया था कि इसकी थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो होती है, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो जीरो है, ये वाला रीजन। ठीक है, हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया जो कि हमारे पास ये था, और एक पॉइंट ये था। अब चूंकि जब भी आप सर्कल बनाएंगे बिटवीन थर्ड स्ट्रेस, जो थर्ड डायरेक्शन में, और वो टू, ये डॉटेड सर्कल बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे आपके पास थर्ड डायरेक्शन है ना, ये देखें, जो थर्ड डायरेक्शन है, ये आपके पास प्लेन है, और थर्ड इस डायरेक्शन में, यानी कि वो आउट ऑफ प्लेन है। तो जब आप थर्ड सर्कल बनाएंगे तो वो डॉटेड सर्कल होगा। तो मैंने ये किया कि मैं रेडियस लिया इसका हाफ, जीरो से लेकर इसका हाफ ले लिया रेडियस, और सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल का जो रेडियस है, जो आपके पास ये वैल्यू, आपको पता है ये सिग्मा होता है, ये टाउ होता है। जो आपके पास मैक्सिमम रेडियस वाई एक्सिस पर टच करता है, ये इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है। लेकिन क्योंकि सर्कल बना होता है बिटवीन सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री, जो कि जीरो है, इसलिए इसको आउट ऑफ प्लेन कहते हैं। अगर ये सर्कल बना हो सिग्मा वन और सिग्मा टू के दरमियान में, जो अभी अगले वाले पार्ट में होगा, तो इसको इन प्लेन शियर स्ट्रेस कहते हैं। इस पॉइंट पे चूंकि दोनों पॉइंट्स, ऐसे सर्कल तो बन नहीं सकता, इसलिए इसकी इन प्लेन शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो। समझ आया? यस सर। और सर ये सिग्मा वन एंड टू ये पॉइंट मोहर सर्कल पे ड्रॉ कैसे की, ये बस बता दें। ये स्केल लेके, सिंपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ही है ना। हाँ, अगर ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ना होती तो फिर आपको याद है हमने इस तरह पॉइंट लिया था, आपको याद हो, हमने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया था, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया था, फिर लाइन ड्रॉ की थी। इसमें जो सबसे खास बात है ना, प्रेशर वेसल में इसकी जो एक्चुअल स्ट्रेसेस होती हैं वही इसकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसमें सिंपल आप जो लाइन है ये वाली लाइन, इसके ऊपर ही पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऊपर इस लाइन को जो भी स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, यस सर। इसी लाइन के ऊपर आप आगे करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप सर्कल ड्रॉ, अब आप ये जो आप पूछ रहे थे ना सवाल, मेरे ख्याल आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं मोहर सर्कल। ये देखें, अब मैं इस अब जो मैं सिलेंड्रिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ,
टाउ सिग्मा। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपके पास क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो। अच्छा अब देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 डिफरेंट है। अभी मैं यहाँ पे अगर यही स्केल ले लूं, मैं यही स्केल 1000 psi इज इक्वल टू 1 इंच, ठीक है, सॉरी नॉट 1 इंच, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं फिर वही तरीका काम करता हूँ जो मैंने बताया, रूलर रखे हैं यहाँ पे। अब आपने 2 पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अब मैं अच्छा मैं यहाँ पे रूलर क्यों रख रहा हूँ, देखिए ये स्ट्रेसेस जो है ना वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो मैं इसको इन पॉइंट्स को प्रिंसिपल इसी के ऊपर ड्रॉ करूंगा, ये वाला एक्सेस के ऊपर ड्रॉ करूंगा। तो पहला आ गया 7.02, वो तकरीबन आ गया ये ये, और दूसरा आ गया 3.5, तो वो तकरीबन ये, ठीक है। ये समझ आया सर को? ये पॉइंट जो है ये सिग्मा 1 के लिए और ये सिग्मा 2 के लिए। ये समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब कंपास चूंकि छोटी है सर्कल ड्रॉ होगा नहीं वैसे। ये मैं सर्कल ड्रॉ करूँ रफ सा। थोड़ा अजीब से बना लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ये आपके पास जो है ये सर्कल कौन, सॉरी ये सॉलिड बनेगा, सॉरी 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 सॉलिड बनेगा, डॉटेड नहीं है, ये सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के दरमियान में बन रहा है, ठीक है। जो सर सिग्मा 1 और 2 के दरमियान में सर्कल बने हैं वो सॉलिड होता है। जी वो सॉलिड होता है हमेशा, क्योंकि वो इन प्लेन होता है ना, ये दोनों प्लेन में आ रही है ना, ये देखें ये दोनों एक ही प्लेन में आ रही है ना, ये देखें, समझ आ रहा है? ये दोनों एक ही प्लेन में, आपको दोनों नजर आ रही है ना सामने, तो ये ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में तो तुम्हारा सर्कल बनेगा वो सॉलिड बनेगा, ठीक है। एक सर्कल ओके आपके सर। पास ये बन गया। अब आपने एक और सर्कल बनाना है जो क्या बनेगा, ये देखिए ये 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 ठीक है। और ये डॉट ये होगा डॉटेड, ये देखो, ठीक है। असल में मैंने ये इनर वाला इसलिए ड्रॉ नहीं किया कि मेरे पास वो कंपास इतनी छोटी नहीं है कि इसके अंदर ना एप्लीकेशन में ये ड्रॉ हो सके। एनी हाउ, सो अगर मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा साफ हो जाएगा। ठीक है, एक आपके पास ये पॉइंट है, एक आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। एक सर्कल आपके पास सॉलिड सर्कल बनेगा, ये ठीक है। इसको सिग्मा 1 कह लेते हैं, इसको सिग्मा 2 कह। अच्छा डॉटेड क्यों बनाया है? ये एक्सट्रीम पॉइंट पे और सिग्मा 3 के दरमियान में बना है, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा ये क्या होगा, दैट इज, इसे कहेंगे टाउ मैक्स इन प्लेन। इन प्लेन क्यों? क्योंकि ये सॉलिड सर्कल का रेडियस है, ठीक है। और जो आपके पास डॉटेड सर्कल का रेडियस बनेगा ये वाला, ठीक है।
ये देखिए, ये जो आपके पास बनेगा दैट इज टाउ मैक्स आउट ऑफ प्लेन। ये सारा कुछ समझ आया? यस सर। सॉलिड सर्कल, अगर इसको मैं पॉइंट्स का नाम दे दूं, लेट्स से इसको मैं O कह लेता हूँ, इसको मैं A कह लेता हूँ, इसको मैं B कह लेता हूँ। जो आपने डॉटेड सर्कल बनाना है बिटवीन सिग्मा 3 जो कि 0 पे होगा और सिग्मा 1 जो कि टॉप एक्सट्रीम राइट पे होगा। तो मुझे बताएं इसकी एवरेज, जो एवरेज स्ट्रेस होगी वो क्या होगी? एवरेज स्ट्रेस आपको पता है क्या होती है? 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, सो 1/2 ऑफ व्हाट इज सिग्मा 1, 7020 प्लस 3510। हमारे पास ये आंसर आएगा 5265 psi। और एवरेज स्ट्रेस कहां तक है? ये इसके सेंटर तक है, सॉलिड सर्कल के सेंटर तक है। ये जरा आपने गौर से देखना है। तो आपके पास एवरेज स्ट्रेस है वो, ये देखिए गौर से देखिए, ये कहां तक है? सॉलिड सर्कल के सेंटर से लेकर ओरिजिन तक। ये सारा कुछ समझ आया? ठीक है। और जो आपके पास टाउ मैक्स इन प्लेन है, टाउ मैक्स इन प्लेन, वो है कि आपके पास सिग्मा 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। कैसे? मतलब दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2, यानी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आपके पास ये आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो वो रेडियस आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 7020 माइनस 3510, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1755 psi। ये आपके पास आ गया इन प्लेन शियर स्ट्रेस। और आउट ऑफ प्लेन शियर स्ट्रेस क्या होगी? कोई बता सकता है? एनीवन? इसको डायग्राम को देख के। सर वो ऊपर वाला पॉइंट। हाँ, तो ये किसके बराबर होगी? दैट इज सिग्मा 1/2। एग्री करते हैं सारे से? यस सर। गुड। सो ये हमारे पास क्या आएगा? सिग्मा 1/2, सिग्मा 1 हमारे पास है, ये सिग्मा 2 के बराबर ही है, दैट इज 3510 psi। ये मैक्सिमम आउट ऑफ प्लेन शियर स्ट्रेस है। जो लास्ट चीज है हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास जो वेल्ड है, उसके मतलब उसकी लाइन में देखें, इस वेल्ड के उसने कहा परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द वेल्ड। अच्छा, अगर मैं इस पर एक एक ड्रॉ करूं, एक एलिमेंट छोटा है, आपको शायद थोड़ा सा फील हो रहा हो। अच्छा, इसके पैरेलल में कौन सी स्ट्रेस होगी? इसके पैरेलल में शियर स्ट्रेस होगी, उसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल स्ट्रेस होगी। और श्योर बात है ना, अगर मैं इसके ऊपर एक एलिमेंट लेता हूं वेल्ड के ऊपर, इस वेल्ड की जो पैरेलल स्ट्रेस होगी वो शियर स्ट्रेस होगी, और इसके जो नॉर्मल होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस होगी। अच्छा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब मोर सर्कल का यूज करेंगे। ये मैं थोड़ा सा इसको इंपोर्ट कर लिया इधर ताकि आपको आइडिया हो जाए, इसी स्केल के ऊपर जो हमने स्केल पहले ड्रॉ किया। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने निकालना है वेल्ड। अब अगर मैं एलिमेंट ड्रॉ करूं, 3 डायमेंशनल एलिमेंट, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ड्रॉ करने के उसमें टाइम बड़ा लगेगा।
ये देखें, ये आपके पास नॉर्मल एलिमेंट है, ये देखें ये नॉर्मल एलिमेंट। अब देखिए सिग्मा 1 हमारे पास कितनी आ गई 7020 और सिग्मा 2 आ गई 7510। अगर हम इस एलिमेंट को रोटेट कर दें कितना, ये देखिए गौर से देखें। अच्छा पहले ये रोटेशन देख लें जरा, रोटेशन कैसे होगी। ये ट्रांसवर्स एक्सिस से, ट्रांसवर्स का मतलब वर्टिकल एक्सिस ये वाला, तो ये रोटेशन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रांसवर्स एक्स अगर मैं यहाँ पे भी ले लूँ ट्रांसवर्स एक्स, एक ही बात है, एंटी क्लॉकवाइज ही करनी पड़ेगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, इसी एलिमेंट को, ये देखें ये आपको नजर आ रही रोटेशन, जब इस एलिमेंट को हम रोटेट करेंगे 25 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी इसको हम सिग्मा डब्ल्यू कह रहे हैं, और जो शियर स्ट्रेस होगी पैरेलल में इसको हम टाउ डब्ल्यू कह रहे हैं। इसमें किसी कंफ्यूजन तो मुझे बता दें। नो सर। समझ आ गए? ऐसी एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट, अब चूंकि 25 डिग्री पे वेल्ड था, जितने डिग्री पे वेल्ड होगा हम उतने डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इस शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या बन रही है इस फेस के ऊपर? इधर इधर होगी तो डाउनवर्ड तो होगी ना, तो ये रोटेशन क्या बनी? ये देखें एलिमेंट इससे रोटेट हो रहा है ना, तो शियर स्ट्रेस भी इसी तरह रोटेट करेगी ना। वो अलग बात है कि उसके दूसरे फेस पे काउंटर रोटेशन होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अब आपने इस मोहर सर्कल पे वो पॉइंट लोकेट करना है। कैसे, जरा गौर से देखिएगा इस पॉइंट को। आपने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने एंगल लेना है, ये देखिए ये प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन से हमने कितना रोटेट किया इसको 25 डिग्री, तो मोहर सर्कल में कितना रोटेट करेंगे? एनीवन? अगर हमने नॉर्मल 50 सर। 2 थीटा, ठीक है। और ये पॉइंट, अब देखिए ये प्रिंसिपल से हमने रोटेट करना है। एक हम रोटेशन ये भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहाँ होगी, ऐसे ही रोटेट करना पड़ेगा ना हमें। तो या तो हम ऐसे रोटेट करें, ये देखें, या एक सेकंड ठहरे, मैं ना इसको वो रखता हूँ और आपको उसमें समझ आ जाएगा शायद, इसका मुझसे हो गया तो प्रोटेक्टर डी, ठीक है। तो मैंने रोटेट करना है इसको 50 डिग्री, तो ये मैंने ये अंदाजा, और इसी को मैं दोनों दोनों पॉइंट्स पर ड्रॉ करूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको आप रखें इस जगह पे, ठीक है। और इधर भी 50 डिग्री पे, ये देखें, ये अंदाजन ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। समझ आ गई, इस पॉइंट को कट करी। अच्छा अब मुझे बताएं, अच्छा ये एंगल जो हमने लिया, ये रोटेशन कितनी थी? 25। 2 थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। आपको पता है मोहर सर्कल में कितनी रोटेशन लेते हैं? 2 थीटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं, मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूंगा या ये वाला पॉइंट कंसीडर करूंगा? दोनों के नॉर्मल स्ट्रेस फर्क होगी, आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी और इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी नॉर्मल स्ट्रेस की। आप नॉर्मल स्ट्रेस को देखेंगे इस प्लेन के ऊपर, इस डायरेक्शन में। कौन सा पॉइंट लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो कौन सा पॉइंट लेंगे? शीयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में है? इस फेस के ऊपर। समझ आ रहा है? सर एंटी क्लॉक।
एंटी क्लॉक तो कौन सा पॉइंट लेंगे, नीचे वाला या ऊपर वाला? ये देखें ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना शीयर स्ट्रेस, यस सर। तो हमें नीचे वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, ऊपर वाला हम नहीं ले सकते, इस वरना गलत हो जाएगा। ये देखें, ये वाला पॉइंट जो है उसकी शीयर स्ट्रेस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो पॉइंट आपके पास, ये देखें, अब ये जो स्ट्रेस होगी, ये कौन सी स्ट्रेस होगी जो मैं यहां से ड्रॉ करूं, ये सिग्मा डब्ल्यू होगी। और ये कौन सी स्ट्रेस होगी, ये समझ आया सर? इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी लेंथ होगी एक्स सिग्मा एक्सिस के ऊपर, वो सिग्मा डब्ल्यू होगी, सिग्मा वेल्ड होगी। और जो इसी पॉइंट का वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगी वो क्या होगी, सिग्मा टाउ डब्ल्यू। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ ले। टॉ डब्ल्यू। इसी पॉइंट को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे वाई एक्सिस पे, ये देखें, ये देखें, इसका जो जीरो से जो भी डिस्टेंस बनेगा ये क्या होगा, टाउ डब्ल्यू। ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालें कैसे इसको, और से आपने देखना है सिग्मा डब्ल्यू। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, सिग्मा एवरेज, कौन सा, ये वाला जो मैंने ये रेड से प्लॉट किया हुआ, ये वाला। अगर मैं इसमें से ये ट्राइंगल, पता नहीं आपको समझ आएगी, ये मैं ट्राइंगल सॉलिड कर देता हूँ, ये ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ये देखें, ये मैंने इसको सॉलिड कर दिया है इसलिए कि आपको थोड़ी सी ट्राइंगल समझ आएगी मैं कौन सी ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया सर कौन सी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल। अगर मैं इसके ये वाला इसकी बेस माइनस कर दूं, ये वाली, तो मेरे पास सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा। ये वाली बेस है, ये वाली बेस है, तो इसकी बेस क्या होगी, रेडियस, इसका रेडियस जो है टाइम्स एनीवन, रेडियस का हाइपोटेन्यूज कॉज ऑफ 50 डिग्री। इसको समझ आ गई? ये देखें, ये इसका रेडियस है, ठीक है, स्मॉल सर्कल का। और जो इनके दरमियान एंगल है ये वाला, ये 2 थीटा है या 50 डिग्री है। अब आपने बेसिकली ये माइनस करना है इसमें से, इस पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट तक लेके आना है। अब जो इसका बेस निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, दैट इज रेडियस कॉस थीटा होगा, कॉस 50 क्या होगा, कॉस 50 डिग्री क्या होगा, पर बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास ये और हाइपोटेन्यूज आपके पास रेडियस है, तो बेस क्या हो गया, आर साइन कॉस 50। सिग्मा एवरेज हमने पहले निकाला हुआ है, दैट इज 5265, ये हमने पहले निकाला था पहले सर्कल में, माइनस जो स्मॉल सर्कल का रेडियस है वो हमने इन प्लेन शीयर स्ट्रेस निकाली थी, आपको याद हो, इन प्लेन 1755 कॉज ऑफ 50 डिग्री। तो सिग्मा डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा 4140 psi। और टाउ डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, इसका परपेंडिकुलर, जिसका परपेंडिकुलर है वो टाउ डब्ल्यू है, और बराबर होगा आर साइन 50 डिग्री, ठीक है। और ये होगा 1755 साइन ऑफ 50 डिग्री, एंड दैट इज 1344 psi। ये न्यूमेरिकल हमारा एंड हो गया। कोई सवाल? सर जी पूछे। सर सिर्फ ये बात नहीं समझ आई कि ना वो नीचे वाली ट्रायंगल क्यों लेंगे, ऊपर वाली, बस ये क्लियर नहीं हुआ ये होगा। मैं बता देता हूँ। आपने बहुत गौर से क्या चीज देखनी होती है कि जिस फेस के ऊपर आपको सिग्मा डब्ल्यू लग रहा है ना,
ये देखें, उस फेस के ऊपर जो शीयर स्ट्रेस की डायरेक्शन है वो क्या है? जब आपका एलिमेंट रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसका जो फेस में शीयर स्ट्रेस होगी ये भी काउंटर क्लॉकवाइज होगी। समझ आए? देखिए, इस एलिमेंट को रोटेट किया काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, मुझे कैसे पता काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है? ये देखें, जो इसकी डायरेक्शन बनेगी, यानी कि ये आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये आपके पास वेल्ड है, तो इस वेल्ड तक जो एंगल बनेगा ये काउंटर क्लॉकवाइज है। ये समझ आया पॉइंट कि नहीं आया? ठीक है, तो मैंने एलिमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो इसके ऊपर ये सिग्मा डब्ल्यू आ गया नॉर्मल, और जो इसके पैरेलल फेस पे होगी वो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस होगी क्योंकि वो पैरेलल है। लेकिन इस फेस पे जो कि एलिमेंट रोटेट कर रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो शियर स्ट्रेस भी एंटी क्लॉकवाइज होगी उस फेस पे। वो लहजा बात है कि उसको काउंटर करने के लिए दूसरे फेस पे क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस होगी ताकि एलिमेंट बैलेंस रहे। तो चूंकि ये इस फेस पे एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने उस पॉइंट को उधर प्लॉट करना है जहां पे शियर स्ट्रेस भी एंटी क्लॉकवाइज हो, और वो डाउनवर्ड होती है। समझ आया? दोबारा रिपीट करूं, हमारे पास जिस डायरेक्शन में हम एलिमेंट को रोटेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उस फेस पे शियर स्ट्रेस उसी रोटेशन में होती है। तो चूंकि हम शियर स्ट्रेस इस फेस के ऊपर ले रहे हैं, इसीलिए हमें लोअर ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोअर ट्रायंगल उस लाई कर रही है नेगेटिव शियर स्ट्रेस में जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है, इसलिए ऊपर ट्रायंगल नहीं ली। आंसर सेम आएंगे, टाउ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिग्मा डब्ल्यू में फर्क पड़ जाएगा। सिग्मा डब्ल्यू अगर आप टॉप ट्रायंगल लेंगे तो ज्यादा होगी, नीचे ट्रायंगल लेंगे तो कम होगी। लेकिन हमने इसमें देखना होता है कि शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है, शियर स्ट्रेस की रोटेशन किस डायरेक्शन में होगी। जी समझ आ गया? यस सर। ओके, कोई और सवाल? सर जी जी पूछें प्लीज। पहले हम 3 सर्कल ड्रॉ करते थे, 2 डॉटेड होते थे, एक सॉलिड सर्कल होता था। इसमें हमने एक सॉलिड और एक डॉटेड वो। नहीं, आप ये इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ना, ये देखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली इस डॉटेड सर्कल की खास वैल्यू नहीं होती। ये किसी को नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करता। एक आपका सॉलिड सर्कल और एक उसका आउटर जो डॉटेड सर्कल होता है उसकी वैल्यू होती है। अगर आप ड्रॉ कर भी लेंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक ही बात है। ठीक है, यस सर, क्योंकि टॉ मैक्सिमम वो आउटर सर्कल से ही पता वो चलता आउटर सर्कल से पता लगता है। और चूंकि इस केस में तो चूंकि स्ट्रेसेस बराबर होती हैं, इसलिए दोनों सर्कल का डायरेक्ट रेडियस भी बराबर होगा, सॉलिड का भी और डॉटेड का भी। जो मैंने अभी जो ड्रॉ किया ना इसका बराबर होगा, इसलिए आप ये ड्रॉ कर भी ले नहीं भी करेंगे, दोनों सूत्रों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, है। ओके सर। हाँ इसकी भी आप मैक्सिमम वो निकाल सकते हैं क्या कहते हैं, आउट ऑफ प्लेन मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम आउट ऑफ प्लेन शियर स्ट्रेस भी निकाल, वो जो खैर वो निकली हुई है वो तुम्हें पता ही है कितनी। अच्छा, कोई और सवाल पूछना है तो पूछ लें जल्दी से काइंडली। सर वो फिगर को हम 50 डिग्री हमने जब मूव किया है तो वो हमने उसको ड्रॉ भी करना है प्रॉपर। हाँ जी, ये एंगल देखे ना आपने ड्रॉ करना है, जैसे मैंने एंगल लिया था। आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना, लाइन आप बेशक क्रॉस में ड्रॉ कर लें, ठीक है। फिर आप देख लें कि आपने अपर साइड लेनी है या लोअर साइड लेनी है, वो डिपेंड करेगा शेयर डायरेक्शन, शेयर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? नो सर। ओके, आपकी एक छोटी सी मैं आपको असाइनमेंट पोस्ट करूंगा रात तक। उसमें एक क्वेश्चन है जो आप हमने भी क्लास में ये सारे लेक्चर्स इसी से रिलेटेड होंगे, मिक्स एक प्रॉब्लम होगा वो आपने सॉल्व करके, मैं डेट लिख दूंगा किस डेट को जमा करना है, एक ही प्रॉब्लम होगा उसको आपने सॉल्व करके जमा कराना होगा। ठीक है, ओके सर। ओके मेरे ख्याल है ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारा ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया, चैप्टर नंबर 7, ये उसका लास्ट टॉपिक था।